भौगोलिक अध्ययन में जो संकल्पनाएं हम पढ़ते हैं, जिनके आधार पर भौगोलिक अध्ययन किया गया था, वो नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद में विभाजित है। ये जब से भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, इन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर हुआ था। ये नियतिवाद, संभववाद क्या चीज़ है कि नेचर और पृथ्वी या मानव के जो आपसी संबंध हैं, उनको निर्धारित करने का जो आधार है वो ये संकल्पनाएं हैं। जब नेचर को ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता है कि सब कुछ डिसाइड करने का अधिकार या क्षमता नेचर के पास है, मानव एक उसका अंग है, वो डिसाइडिंग कंडीशन में नहीं है, तो हम उसको नियतिवाद कहते हैं कि सब कुछ नियत है। और नियत कौन करता है? नेचर। जब नेचर को कमज़ोर करके दिखाया जाए और मानव को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया जाए, तो उस संकल्पना को संभववादी कहते हैं कि नेचर के अंदर बदलाव संभव है। बदलाव कौन करता है? मानव। तो ये दो मूल आधार हैं भौगोलिक अध्ययन की। जब नेचर शक्तिशाली हो तो नियतिवाद, और नेचर के अंदर बदलाव करने की क्षमता को हम मानते हैं कि मानव कर सकता है, तो उसको संभववाद कहते हैं। तो अलग अलग भूगोलवेताओं के अलग अलग इसके बारे में विचार हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं नियतिवाद। नियतिवाद जो भूगोल की सबसे प्राचीन संकल्पना है, जिसमें प्रकृति को सर्वशक्तिशाली दिखाया गया था कि प्रकृति के अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता। मानव उसका गौण भाग है, वो जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है उसी का उपयोग कर सकता है, उसमें बदलाव नहीं कर सकता। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये जर्मनी में विकसित हुई। इनके जनक माने जाते हैं रेटजेल, जिनमें मानव भूगोल जो पुस्तक लिखी थी उसके प्रथम खंड में इस विचारधारा का वर्णन किया था। उन्होंने माना था कि मानव पर्यावरण का जीव है। हिप्पोक्रेट्स ने यूरोप एवं एशिया में पर्यावरण के कारण क्रम से मेहनती और आलसी लोग निवास करते हैं, ऐसा माना। पर्यावरण के कारण है, मतलब मानव की ये गुण जो आए हैं वो पर्यावरण की वजह से आए। हीरोडोटस ने मिस्र को नील नदी की देन माना था कि मिस्र की उन्नति का कारण क्या है? नील नदी है। अरस्तु ने एशिया और यूरोप के अलग पर्यावरण के कारण अलग अलग प्रकृति के लोगों को माना था कि पर्यावरण अलग है, इसलिए अलग अलग प्रकृति के लोग मानते हैं। मोंटेस्क्यू ने मानव पर जलवायु और मिट्टी के प्रभाव को दर्शाया था। अल मसूदी, अल ब्रूनी, अल इदरसी ने पर्यावरण को निर्धारक कारक माना था। वारेनियस और कांट ने बताया कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मानवीय क्रियाओं की नियंत्रक है। हम्बोल्ट और रिटर ने पर्यावरण को निर्धारित माना था, और इन्होंने भूगोल में प्रथम बार मानव को शामिल किया था अध्ययन में। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। हेकल ने बताया कि सभी प्राणी अपने पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। डिमोलिन के अनुसार समाज पर्यावरण की देन है। सैंपल ने बताया कि मानव पृथ्वी की उपज है। मानव को पैदा किया है पृथ्वी ने, पालती है पृथ्वी, पोषण करती है पृथ्वी, और अगर मिटाने की क्षमता है वो भी पृथ्वी के पास है। हंटिंगटन ने मानव समाज पर जलवायु का प्रभाव सर्वाधिक बताया था। बक्कल ने बताया कि मानव उतना स्वतंत्र नहीं है जितना माना जाता है। ये कुछ स्टेटमेंट हैं या उनके अध्ययन के आधार हैं जो अलग अलग भूगोलवेताओं ने नियतिवाद के पक्ष में दिए थे। ये जर्मन की विचारधारा थी, जर्मनी में पैदा हुई, और उसके बाद फ्रांस में एक नई विचारधारा पैदा हुई जिन्होंने कहा कि प्रकृति को जितना शक्तिशाली माना गया, जितना निर्धारक माना गया, उतनी निर्धारक है नहीं। मानव को जितना कमज़ोर बताया गया उतना कमज़ोर मानव है नहीं। मानव के पास वो क्षमताएं हैं कि वो प्रकृति में बदलाव कर सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। और इस विचारधारा को संभववादी विचारधारा कहा। तो नियतिवाद की विचारधारा जर्मनी में उत्पन्न हुई और संभववाद की विचारधारा फ्रांस में उत्पन्न हुई। ये संभववाद शब्द जो है ये दिया था फेब्रे ने,
और ये संकल्पना जो दी थी वो थी ब्लास ने दी थी। ब्लास ने बताया कि प्रकृति मानव के लिए एक सलाहकार है और समस्या और हल दोनों मानव है। तो प्रकृति सलाहकार की भूमिका में है, वो हमें रास्ते दिखा सकती, लेकिन उन रास्तों पे चलना और किस रास्ते पे जाना है ये मानव निर्धारित करता है। ब्रुन्स ने माना था कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है। बोमेन ने कहा कि मानव प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। फेब्रे ने कहा कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं और मानव चयन के लिए स्वतंत्र है। तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति हमें विपुल संभावनाएं उपलब्ध करवाती है, बहुत सारे रास्ते दिखाती है। उन रास्तों पे चलना और उन रास्तों का निर्धारण करना वो मानव के वश में है। मानव निर्धारित करेगा कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। तो इन दोनों विचारधाराओं में जैसे जैसे समय बदला, पहले प्रकृति को जितना शक्तिशाली दिखाया गया था, जैसे जैसे मानव और विज्ञान ने विकास किया तो मानव ने अपने परिवर्तन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जो प्रकृति में संशोधन किया अपनी सुविधाओं के लिए, उसके आधार पर नवीन विचारधारा मानती है कि मानव प्रकृति में बदलाव कर सकता है। इनके बाद एक नई विचारधारा पैदा हुई, नवनियतिवाद, जो दोनों के बीच सामंजस्य बैठाती है। नियतिवाद ने प्रकृति को निष्ठुर बता दिया, संभववाद ने प्रकृति का शोषक मानव को बता दिया। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना जरूरी था। तो नवनियतिवाद एक नवीन संकल्पना पैदा हुई जिसको दिया था टेलर ने। टेलर ने कहा था कि प्रकृति ट्रैफिक हवलदार के समान है। जैसे ट्रैफिक हवलदार ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, वो ट्रैफिक को रोकता है, फिर जाने की अनुमति देता है, लेकिन ट्रैफिक की दिशा निर्धारित नहीं करता, वैसे ही प्रकृति रोक सकती है, कुछ समय के लिए मानव को रोक सकती है, लेकिन उसकी दिशा निर्धारित नहीं करेगी। वो किस दिशा में उसको जाना है ये मानव डिसाइड करे। नियतिवाद और संभववाद की अतिवादी विचारधारा में समन्वय कि न तो प्रकृति पूर्णतया निर्धारक है और न ही मानव पूर्णतया विजेता है, ये इसकी मूल बात थी नवनियतिवाद। जॉर्ज टेथम ने नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव एवं प्रभाव के स्थान पर समायोजन अर्थात व्यवहारिक संभववादी शब्द का प्रयोग किया कि प्रकृति के साथ सहयोग करना चाहिए। मानव प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं में से चयन करने में स्वतंत्र है। शावर ने मानव प्रकृति समायोजन पर जोर दिया। हर्बर्टसन ने प्राकृतिक वनस्पति निर्धारक की भूमिका में, हर्बर्टसन के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति जो है वो निर्धारित करती है। हंटिंगटन ने माना कि जलवायु निर्धारक है लेकिन मानव को संभावनाएं उपलब्ध करवाती है। फ्लीवर ने माना कि मानव प्रदेशों का निर्धारण जो कारक है उनके पार भी होता है। इन तीनों विचारधाराओं के बाद एक नवीन विचारधारा और आई जिसका नाम है प्रसंभववाद, प्रोबेबिलिज्म, जिसका जनक स्पेट है। स्पेट ने माना कि प्रकृति मानव को संभावनाएं उपलब्ध करवाती है जिनका चयन करने में मानव स्वतंत्र है, लेकिन मानव को चयन स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा उपलब्ध सर्वोत्तम के अनुसार करना चाहिए। जैसे अधिक वर्षा वाले उपोष्ण मानसूनी प्रदेश में चावल उगाया जा सकता है, कम वर्षा वाले उपोष्ण मानसूनी प्रदेश में गेहूं ही उगाई जा सकती है।